नमस्कार दोस्तों। इजराइल के अंदर इजराइल के प्रधानमंत्री का एक ऐसा स्वागत हुआ है कि शायद ऐसा स्वागत किसी भी दुश्मन देश के भी प्रधानमंत्री का कोई शख्स नहीं करना चाहेगा। दरअसल पूरी खबर क्या है आपको जब डिटेल में बताऊंगा और इस पूरी खबर को जब आप जानेंगे तो जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे कि एक आदमी अपने ही मुल्क में इतना जलील कैसे हो सकता है। दरअसल एक जगह है किबूत निज ओज एक जगह है जहां पे सबसे पहले हमास ने अटैक किया था और इस अटैक में लगभग 1200 लोगों को मार दिया था। अब ये लड़ाई हमास और इजराइल की थी। हमास ने अटैक किया, इतने लोगों को मार दिया, उसके बाद इस पूरी जंग का आगाज हो गया, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन जिस इलाके पे, जिस किबूत पे हमास ने हमला किया था, उस इलाके में प्रधानमंत्री कभी गए ही नहीं। यानी आपके देश में कैजुअलिटी हुई थी, आपके देश में इतना बड़ा नुकसान हुआ था, आपने इतनी बड़ी लड़ाई छेड़ दी इसी जगह के नाम पे कि किबूत पे हमास ने हमला किया। हमला करने के बाद किबूत के लोगों को मारा, वहां के लोगों को किडनैप किया, उसके बाद हम अब इसी चीज की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन क्या हुआ कि हमास ने जब हमला किया, इतने लोगों को मार दिया, इजराइल ने लड़ाई तो शुरू कर दी, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कभी भी किबूत का ना कोई दौरा करते हैं, ना ही वहां के लोगों से बातचीत करते हैं और ना ही वहां के लोगों को कोई आश्वासन देते हैं। आज लगभग 1.5 साल बाद किबूत में नेतन्याहू का जब दौरा होता है तो इस दौरे में वहां के जो लोग थे उन्होंने ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, ऐसी ऐसी चीजों को बोला कि शायद कोई इज्जतदार आदमी होता तो जीते जी मर जाता। दरअसल वहां के लोगों ने सबसे पहले एवेंडरमेंट मैन कहा। एवेंडरमेंट मैन का मतलब होता है ऐसी जगह जो वीरान कर दी जाए, यानी एक ऐसा शख्स जिसने एक पूरी जगह को वीरान करवा दिया। अब इस चीज को अगर ध्यान से समझें और इस चीज का अगर हम मतलब निकालें तो मतलब बड़ा साफ है कि वहां के लोगों का मानना है कि जो कुछ हुआ था, हमास ने जो हमला किया था, इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का था, किसी की प्लानिंग थी, तो वो नेतन्याहू की ही थी। इसी वजह से वहां के लोगों ने एबेंडनमेंट नाम से नारा लगाया, बकायदा काले झंडे दिखाए। आलम ऐसा था कि नेतन्याहू को वहां से भागना पड़ा। लोगों ने सवाल पूछा कि एक बात बताइए, साल 2023 में हमास ने हमला किया, तो सबसे पहला सवाल यह है कि जब हमला हो रहा था तब आपकी सरकार, आपकी सुरक्षा व्यवस्था क्या कर रही थी? आखिर सुरक्षा और जागरूकता के कोई पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे? आपका मोसाद, जिसके बारे में पूरी दुनिया कहती है कि अगर सुई भी हिले तो मोसाद को पता चल जाता है, तो इस हमले के बारे में इजराइल के मोसाद को पता क्यों नहीं चला? और दूसरी सबसे बड़ी बात, जितने लोगों को, खासकर जितने भी लोग हमास के कब्जे में हैं, वो इसे किबूत के हैं। तो लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि भाई 1.5 साल से हमारी बीबी, हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे वालिद, ये तमाम लोग हमास के कब्जे में हैं, इसके बावजूद आप उनको छुड़वाने के बजाय अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। आप जानबूझ के गाजा को कब्जा करने के चक्कर में हमारे बच्चों को मरवा रहे हैं। ये तमाम सवाल जब लोगों ने पूछना शुरू किया, गालियां देनी शुरू की, नारे लगाने शुरू किए, तब आज नेतन्याहू को भागना पड़ा। और इसी के बाद 2 रिपोर्ट निकल के सामने आई। पहली जो रिपोर्ट निकल के सामने आई कि हमास ने भी आज पॉजिटिव रिस्पांस दे दिया, यानी अब सीज फायर की जो राहें हैं लगभग आसान है। लगभग, अब लगभग क्यों कह रहा हूं, इसमें भी एक शब्द है, इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा। दरअसल हमास ने सीज फायर के लिए हाँ तो कर दिया, हमास ने अपनी शर्तें भी रख दी और हमास की शर्तों को जितने भी वहां के लोकल रेजिस्टेंस ग्रुप थे, चाहे वो फिलिस्तीनी जिहाद हो, चाहे इस्लामिक जिहाद हो, चाहे पीआईजे हो, इन तमाम लोगों ने एक सुर में कहा कि भाई हमें मंजूर है, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमास ने एग्री कर दिया, शर्तों को अपने लोकल ग्रुपों को दिखा दिया, दिखाने के बाद वहां पे भेज दिया, सबने कहा कि ठीक है भाई हमें मंजूर है। लेकिन शर्तें क्या है? पहली शर्त यह है कि सबसे पहले फर्स्ट फेज में 10 लोगों को छोड़ा जाएगा। 10 लोगों में से कुछ लोग जिंदा होंगे, कुछ लोग मुर्दा होंगे। इतने लोगों को छोड़ने के बाद जितने नॉर्दर्न गाजा के हिस्से में इजराइल कब्जा करके बैठा, इजराइल की जो सेना नॉर्दर्न गाजा के हिस्से में घुसी बैठी है, उस हिस्से को खाली करना पड़ेगा। पहली सबसे अहम शर्त यह थी कि उन तमाम बड़े हिस्सों को खाली करना पड़ेगा, यानी इजराइल की आर्मी पीछे हटेगी, इजराइल की आर्मी वहां मौजूद रहेगी, तो सीज फायर रद्द अमल में नहीं आएगा। इसके बाद जब सेना पीछे हट जाएगी तो सेकंड फेज शुरू होगा। इस सेकंड फेज में 18 लाशों को छोड़ा जाएगा, यानी ऐसे लोग जो इजराइल के हैं लेकिन हमास की कैद में रहते रहते मर चुके हैं, उन्होंने अपनी जान गंवा दी है, ऐसे लोगों को फिर सेकंड फेज में छोड़ा जाएगा। और साथ ही इसमें कुछ जिंदा भी होंगे, लगभग 2 या 3 जिंदा होंगे और 18 लाशें छोड़ी जाएंगी। तो इतने लोगों को जब छोड़ा जाएगा तो इसकी शर्त ये होगी कि पूरी तरीके से गजा को, आईडीएफ को खाली करना पड़ेगा, यानी गजा के अंदर आईडीएफ प्रेजेंट नहीं रह सकता। अब ये शर्तें क्या इजराइल मानेगा?
अगर मान जाता है तो भाई बहुत अच्छी बात है, तब तो सीज फायर हो गया, और अगर नहीं मानता तो फिर आपको पता है क्या होगा। इसी के साथ सऊदी अरब ने भी आज अपना मुंह खोला और सऊदी अरब ने कहा कि अब हम तुरंत कंप्लीट सीज फायर की बात करते हैं। अब ये चीजें मुझे समझ नहीं आती। ये लोग बात करते हैं, लड़ाई इजराइल और फिलिस्तीन के बीच है, गजा के बीच है। बात सऊदी अरब अपने देश में रह के करता है और कहता है कि हम बात करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि भाई बात करते हो तो जाके इजराइल से करो ना, जाके हमास से करो, दोनों के बीच शर्तों को लगाओ, दोनों के बीच मेडिएशन करवाओ, दोनों के बीच मान मनौवल करवाओ। इतनी ही हमदर्दी है तो लालच दो इजराइल को कि भाई सीज फायर कर दो, हम आपको ये चीजें दे देंगे, और ये नहीं हाउ अमेरिका का पांव पकड़ के, तुम्हारी तो चलती भी है अमेरिका से, तो मनवा लो सीज फायर। लेकिन ये चीजें करेगा नहीं, बस हम बात करते हैं, हम प्रपोजल रखते हैं, और इसी वजह से इतने दिन तक ये जंग चलती रही। खैर ज्यादा डिटेल में इनके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि आपका वक्त कीमती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट जो निकल के सामने आई, जिस खबर को जानने के बाद इस समय इजराइल हो चाहे अमेरिका हो, सबके पैरों तले जमीन खिसक चुकी है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को फिर से आगे बढ़ा रहा। ईरान न्यूक्लियर वेपन बना सकता है, इसके बारे में सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करते हुए और अपने बयानों में कहा कि ईरान में मेक न्यूक्लियर वेपन फ्रॉम अनदर लोकेशन, यानी किसी दूसरी जगह से भी ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन को बना सकता है, और इस चीज पे नजर रखने की जरूरत है। यानी अब ट्रंप को लग रहा है कि भाई हमने तो हमला किया, B2 बॉम्बर भेजा, वो भी मारा गया, इधर इजराइल ने इतना हाहाकार किया, बदले में खुद मारा गया, और अब क्या है कि ये किसी दूसरे लोकेशन पे भी न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। हालांकि ईरान ने शुरू से कहा है कि भैया हमको न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना, लेकिन इसके बावजूद ये लोग चीख रहे हैं तो ईरान मजे ले रहा, कभी कोई इमेज भेज देता है, कभी कुछ कंस्ट्रक्शन करके दिखा देता है। यानी उसका क्या है कि उसको कुछ करना भी नहीं है। आपने वो चीजें देखी होगी, कभी कभार कोई जानवर होता है, हम उसको मारते नहीं, बस डंडे से ऐसे हाथ से इशारा करते हैं, जानवर डर जाता है। सेम सिचुएशन है, ईरान को बनाना है नहीं बनाना वो बात की बात है, लेकिन जिस हिसाब से वो तस्वीरें शेयर करके इन लोगों को डर में रखता है, ये चीजें बड़ी मजेदार है। खैर अब कुछ गाजा की खबरें भी उठा लेते हैं। गाजा से जो खबर निकल के सामने आई, ये खबर बड़ी ही शॉकिंग है। इधर सीज फायर की बात हो रही, इधर लोग बातचीत भी कर रहे हैं, इधर हमास ने भी पॉजिटिव रिस्पांस दे दिया इजराइल की तरफ से, अमेरिका की बातों में हाँ है। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद अभी जो रिपोर्ट निकल के सामने आई, ये रिपोर्ट काफी शॉकिंग है, क्योंकि लगातार हमले तेज हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट आपको बता रहा हूं, लगातार हमले तेज हैं। इन हमलों में लगातार लोगों की जानें जा रही हैं, सैकड़ों के करीब, एक दो दिन की बात करें तो सैकड़ों के करीब लोगों को मार दिया गया। लगभग हर 2 घंटे पे 1 दर्जन लोग घायल हो रहे हैं। आलम यह है कि आज IDF ने अपने मुंह से कहा कि हमने 65% गाजा पे अपनी सेना को घुसा के, वहां के लोगों को मार के, वहां के लोगों को खदेड़ के कब्जा कर लिया। आज IDF ने र्यूटर्स और अलग अलग अनाडोलू में अपनी रिपोर्ट साझा की, और इस रिपोर्ट में यह दावा किया कि अलग अलग जगहों पे हमने घुसाया अपनी सेना को, अलग अलग जगहों पे हमने हमला किया, और 65% गाजा की जमीन को कब्जा कर लिया। तो ये असल चेहरा है इजराइल का, और इस चेहरे के बारे में ना ही अमेरिका बात करता है, ना सऊदी अरब बात करता है। ये लोग बस बैठ के कि हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम ऐलान करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम ऐलान करते हैं, यही वाला गंदा खेल ये लोग खेल रहे हैं। इधर रशिया और यूक्रेन के बीच भी जंग काफी तेजी के साथ फैलती चली जा रही है। आलम यह है कि इस जंग में आज यूक्रेन के लोग बंकरों में छुपने को मजबूर हैं। अमेरिका के कहने पे जेलेंस्की भाई साहब कूद पड़े, कूदने के बाद आज इनकी हालत ऐसी है कि ये धोबी की कुत्ते हो गए हैं, ये ना घर के हैं ना घाट के। लगातार रशिया घुस के मार रहा, लगातार मारे जा रहा, इनके लोग बंकरों में छुपे बैठे। 500,000 के करीब मिसाइलें, ड्रोन रूस आए दिन छोड़ देता है, क्योंकि भाई रूस है, उसके पास ना पैसे की कमी है ना हथियारों की कमी है। काश ऐसा कुछ गाजा या फिर किसी और मुल्क के पास होता तो मिडिल ईस्ट में शांति होती। खैर कब होगा क्या होगा ये तो ऊपर वाला ही जाने। तो आज की ये बड़ी खबरें थी, और जाते जाते आज एक और अपडेट अभी देख रहा हूं स्क्रीन पे निकल के सामने आई है कि वेस्ट बैंक के अंदर आज एक एम्बुलेंस को रोका गया। सबसे पहले वेस्ट बैंक में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद ये तमाम लोग जब घायल हो गए, क्योंकि पकड़ा पकड़ी में कुछ लोगों को गोलियां भी मारी जाती हैं, वो तो आपको पता ही हो गया, तो हमारे भारत में भी चलता है, तो दुनिया की क्या बात करें। तो पकड़ा पकड़ी में जब कुछ लोगों को गोली लगी, उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस लाया गया। तो जो सेटलर्स थे, यानी जो इजरायली वहां पे जाके बसे थे, उन्होंने उस एम्बुलेंस का रास्ता रोक दिया, और तब तक रोका जब तक उसमें लोग जो मौजूद थे वो ऊपर वाले को प्यारे नहीं हो गए। तो ये एक अलग तस्वीरें हैं।
एक अलग चेहरा है, कुछ न्यूज रिपोर्टर्स हैं जो बेचारे जाके कवर करते हैं। आपको उनके लिए थैंकफुल होना चाहिए कि वहां पे जाते हैं, वो हमको खबरें भेजते हैं, तो फिर हम आपको तो बैठे बैठे ही बता देते हैं। तो उनके लिए फिर श्रद्धांजलि है कि ऐसे सिचुएशन में काम कर रहे हैं। खैर, तो आज की बड़ी अपडेट थी। इन अपडेट्स के बारे में आपकी क्या राय कमेंट कीजिएगा। और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ 1-2 घंटे में फिर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तो अगर आप हमें चाहें तो प्यार दे सकते हैं, जुड़ सकते हैं, लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाला हिफाजत करें।